हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और स्वागत करता हूं मैं आप सबका फिर से अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट फिगर्स। कंपोजिट फिगर्स का सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकाल सकते हैं और जैसे कोई मास में अगर हमने होल कर दिया या फिर कुछ मास हमने उसमें से निकाल दिया तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होता है, कैसे शिफ्ट होता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन बता भी नहीं सकते, आ भी सकता है क्वेश्चन, है ना। तो ये भी पार्ट हम इसमें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट फिगर्स। तो देखिए सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले अपन यहाँ पे लिख देते कि हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट फिगर, सेंटर ऑफ मास हम कैसे कैलकुलेट करें कंपोजिट फिगर्स का। अब जैसे देखिए एक यहाँ पे हम बढ़िया एक कंपोजिट फिगर मान लेते हैं कि हाँ, जैसे एक रॉड मान लेते हैं ऐसा, एक ये रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, और एक ऐसा एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। ये दोनों रॉड है जिसका अपन लेंथ थोड़ा यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे कि लेंथ काफ़ी कम है, तो मैंने फालतू में ज़्यादा ब्रॉड बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा छोटा मैं इसको यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ कि ये रॉड भी पतला है जिसका लेंथ कितना है बेटा, एल है, और ये भी जो दूसरा रॉड है ये भी थोड़ा पतला है जिसका लेंथ कितना है यहाँ पे मेरा, एल है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेंगे एकदम सिंपल वाला, ठीक है। अब जैसे देखिए रॉड, आपको सब लोगों को पता है रॉड, जैसे मैंने अगर यहाँ पे एक रॉड बना दिया, एक यूनिफॉर्म रॉड है, ये नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ एल है, मास एम है, तो ऑब्वियसली इसका सेंटर ऑफ मास का रहेगा यहाँ पे रहेगा बीच में कहीं तो भी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने दो रॉड्स ऐसे टी सेक्शन में एक दूसरे को ज्वाइन कर दिए, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का मास सेम है, बस ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने। अभी मुझे बताइए ये कंपोजिट फिगर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, तो ये कैसे निकालेंगे। तो ये निकालने का भी वही सेम फॉर्मूला है, कौन सा, कि जैसे सबसे पहले आप प्लॉट कर लीजिए रेफरेंस पॉइंट। सबसे पहले क्या प्लॉट करना, रेफरेंस पॉइंट। अगर आपको लगता होगा तो ये बाजू में कहीं आप लिख के रख दीजिए कि क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले प्लॉट कर लीजिए रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट पे प्लॉट करते वक्त ऐसा कीजिए कि वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत किसी ओरिएंटेशन से इसके साथ सिमेट्रिकल हो। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे भी रेफरेंस ले सकता था, यहाँ पे भी रेफरेंस ले सकता था, यहाँ पे भी, लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखो ये जो है ये एग्जैक्टली फिगर को दो इक्वल सिमेट्री में इसको डिवाइड कर रहा है, इसलिए मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया यहाँ पे कि भाई साहब ये जो है ये हो जाएगा मेरा ओरिजिन 0,0। अब कितने ऑब्जेक्ट्स है इसमें, एक और दो, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे टेबल फास्ट में। ये टेबल अपन पहली बार लिखेंगे, इसके बाद कभी लिखेंगे भी नहीं। ऑब्जेक्ट का मास कितना है m, उसका x1 कोऑर्डिनेट लिखिए, उसका y1 कोऑर्डिनेट लिखिए, ठीक है। वैसे ही ये इसको अपन नाम दे देंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसको अपन नाम दे देंगे बेटा सेकेंड ऑब्जेक्ट, क्लियर है। इसका भी मास लगा देंगे बेटा यहाँ पे हम। अब इसका ओरिजिन से इसका एक्स कोऑर्डिनेट अपन लिख देते हैं सबसे पहले, दैट इज 0, क्योंकि देखो इसका सेंटर ऑफ मास जो है रॉड का वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे ही है, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0। अगर मैं इसका बात करूँ ये सेकंड रॉड का, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ रहेगा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये यहाँ से ऐसा कार्टेशियन सिस्टम बनेगा, है ना। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, पहले वो प्लॉट कर लीजिए, है ना। इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे रहेगा ओरिजिन पे, इसका सेंटर ऑफ मास के तो भी यहाँ पे रहेगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, x क्या हो जाएगा 0 और y क्या हो जाएगा -l/2, तो x2 हो जाएगा 0 और y2 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे मेरा -l/2। हो गया सभी प्लॉटिंग। देखो पहले तो आप ओरिजिन प्लॉट कर लिया सिस्टम का, मतलब सिस्टम का रेफरेंस पॉइंट प्लॉट कर लिया, बाद में पहले का सेंटर ऑफ मास प्लॉट किया, वो यहाँ पे आया तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 हो गया अगर ये रेफरेंस ओरिजिन होगा तो। सेकंड का सेंटर ऑफ मास प्लॉट किया, उसका वापस रेफरेंस से गिना हमने, क्या है कितना है, इट इज x का x तो 0 रहेगा, y कितना है -l/2, खत्म। अब इसका लिखेंगे अपन x cm और y cm, वही फॉर्मूला बेसिक हमारा कौन सा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इट विल बी m1 x1 प्लस m2 x2 होल अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे m1 प्लस m2। तो m1 कितना है हमारा, देखो m है, x कितना है 0 प्लस m2 कितना है हमारा m है, x कितना है देखो हमारा 0 अपॉन नीचे क्या लिखेंगे अपन ट्वाइस m, तो फाइनल आंसर विल बी 0। फाइनल आंसर क्या जाएगा 0। और मैंने आपको कहा भी था कि अगर ऑब्जेक्ट x एक्सिस को कैसा है सिमेट्रिकल, x एक्सिस को कैसा है सिमेट्रिकल, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0 और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा नॉन 0।
वही अगर ऑब्जेक्ट आपका y एक्सिस को सिमेट्रिकल है, y एक्सिस को अगर वो सिमेट्रिकल है तो उसका y कोऑर्डिनेट रहेगा 0 और x रहेगा उसका नॉन जीरो। दैट्स इट, दिस इज द केस। अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, इसका 0 हो जाएगा। वैसे लिख देंगे अपन y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 y1 प्लस लिख देंगे यहाँ पे m2 y2 होल अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 कितना है हमारा बेटा m, y कितना है हमारा, देखो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पहले का क्या है 0 प्लस m इंटू दूसरे का क्या है बेटा y कोऑर्डिनेट, इट इज -l/2 होल अपॉन नीचे क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे ट्वाइस m। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये -ml/2 होल अपॉन ट्वाइस m, m से m कैंसल, आंसर हो जाएगा -l/4। तो बेसिकली जो इसका r कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा दैट विल बी xcm, ycm, वो क्या रहेगा इज इक्वल टू 0, -l/4। तो यहाँ से 0 मतलब x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और y कोऑर्डिनेट रहेगा कहीं तो भी यहाँ पे -l/4। अब मैंने कैसे यहाँ पे -l/4 लिख दिया बेटा, 0, -l/4, क्योंकि देखिए ना ये अगर मेरा l/2 है तो ये हो जाएगा l/4, दैट्स इट। तो इस तरह से आप इसका निकाल सकते हो बढ़िया से, है ना। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे बढ़िया, ताकि आपको थोड़ा और फील आ जाए मस्त। चलिए सेकेंड यहाँ पे बना लेंगे अपन एक सर्कल और उससे एसोसिएटेड एक छोटा सा दूसरा सर्कल, ठीक है। अब देखिए मुझे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। दिया मुझे क्या है, इसका रेडियस है r और इसका रेडियस है r/2, ये मुझे दिया है गिवन डेटा, ठीक है, खत्म, बस इतना ही दिया है। और इस मुझे सिस्टम का कि भाई कहाँ पे है सेंटर ऑफ मास वो निकालना है, खत्म। अब कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम इसको बोल देंगे ऑब्जेक्ट ए और इसको बोल देंगे ऑब्जेक्ट बी, खत्म, क्लियर है। दोनों के मासेस हमको पता होना चाहिए। तो जैसे मान लेता हूं मैं कि ये जो है ये स्पीयर है, क्या स्पीयर ने एक काम कर लो, इसको डिस्क पकड़ लो, आप क्या पकड़ लो, डिस्क। सो दिस टू आर यूनिफॉर्म डिस्क। कैसे डिस्क है ये, यूनिफॉर्म डिस्क है ये दोनों, क्लियर है। अब देखो जब ये वाला अगर आप डिस्क कंसिडर करें तो जब एरिया आपका क्या है बेटा πr² है तो मास कितना है m, तो इसका मास अपन पकड़ लेंगे m। तो m इतने मास का एरिया, m इतने मास का एरिया कितना है बेटा πr²। इसका एरिया कितना है, देखिए इसका एरिया है πr²/4, तो मास हो जाएगा बेटा इसका m/4, कितना आ जाएगा m/4, क्योंकि πr² का अगर m होगा तो πr²/4 एरिया का कितना होगा m/4, खत्म। मतलब इसका मास m है और इसका मास कितना है बेटा m/4, मिल गया आपको मास। नेक्स्ट, इसके पहले आपको मास दिया था तो निकालना नहीं पड़ा, दोनों रॉड का लेंथ कैसा था, सेम था। अब यहाँ पे आपको दिया नहीं है मास तो, और मास दिया भी नहीं है, तो आपने ये पकड़ लिया कि भाई अगर इसका मास m है, πr² इतने एरिया का मास अगर m है तो πr²/4 का m/4 होगा, खत्म, ठीक है। चलो एक रेफरेंस मान लेते हैं, तो मैं तो बोलता हूँ इसे रेफरेंस मान लेते हैं अपन, इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं रेफरेंस, दैट इज ओरिजिन। इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं रेफरेंस, दैट इज ओरिजिन। यहां से अभी हमको निकालना है व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास। सो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट। अब चलो अगर मैंने इसको ओरिजिन मान लिया तो ये हो जाएगा बेटा मेरा y एक्सिस, दिस हैपेंस टू बी माय y एक्सिस एंड दिस हैपेंस टू बी माय कौन सा एक्सिस बेटा, x एक्सिस। इसको लिख देते y और इसको लिख देते हैं यहाँ पे कौन सा एक्सिस बेटा, x एक्सिस, क्लियर है। कैसे निकालेंगे, अब देखो अगर आप गौर से देखें तो ये जो बॉडी है ये y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है। तो अगर बॉडी x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होगी तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा आपका 0। चलो हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। सो हाउ विल यू कैलकुलेट y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 y1 प्लस m2 y2 होल अपॉन m1 प्लस m2। m1 मतलब ये बेटा इसका मास कितना है m, y देखो इसका y कोऑर्डिनेट, अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, ये वाले ऑब्जेक्ट का यहाँ पे रहेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा बेटा, x कोऑर्डिनेट रहेगा 0, x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा इसका -r, x को यहाँ से पीछे ना तो -r और y कोऑर्डिनेट 0। इसका क्या रहेगा बेटा आगे है और कितना है r/2, तो इसका x कोऑर्डिनेट रहेगा r/2, y कोऑर्डिनेट रहेगा इसका 0। तो लिखेंगे यहाँ पे m, y1 क्या लिखेंगे, देखो y1 y लिखेंगे अपन यहाँ पे 0 प्लस इसका मास कितना है बेटा m/4 इंटू y कोऑर्डिनेट 0 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे 5m/4, तो होल आंसर इसका क्या आ जाएगा बेटा 0, खत्म। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है ही नहीं। अब हम लिखेंगे बेटा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे m1x1 प्लस लिख सकते हैं यहाँ पे m2h2 होल अपॉन यहाँ पे लिखेंगे अपन m1
प्लस m2। अब व्हाट इज m1? m1 है हमारा m। व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? इसका सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा बेटा यहाँ पे? -r। प्लस m2 क्या है देखो बेटा हमारा m/4। व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? इसका क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? r/2 होल अपॉन लिखेंगे यहाँ पे m प्लस m/4, मतलब लिखेंगे 5m/4। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? इट वुड बी -mr प्लस क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे? mr/8 होल अपॉन नीचे लिख देंगे यहाँ पे 5m/4। क्या आंसर होगा देखो? -8mr प्लस mr, मतलब -7mr लिख देता हूँ मैं यहाँ पे अपॉन 8 होल अपॉन 5m/4। m से m कैंसल, तो ये हो जाएगा -7r/8 -7r/8 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा? 4/5। 4 1 जार, 4 कितने जार? 2 जार, तो ये हो जाएगा बेटा -7r/10 मीटर्स is the x coordinate of center of mass. So basically what is the position vector of center of mass? x coordinate हो जाएगा बेटा मेरा -7r/10 और y coordinate हो जाएगा 0। तो ऑब्वियस बात है बेटा, देखो अगर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है तो मैंने आपको क्या कहा था कि जिधर मास ज़्यादा उधर इंक्लिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ज़्यादा रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इधर इंक्लाइन रहेगा। तो जहाँ पर कहीं पे सेंटर ऑफ मास आएगा -7r/10, मतलब अगर ये r है तो -7r/10 मतलब लगभग कहीं तो भी यहाँ पे आएगा -0.7r। ये वाला पॉइंट, ये है आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस कंप्लीट सिस्टम। क्लियर? खत्म। अब देखो ना, आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे मान लो कि जब ये फिगर नहीं था, हम विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये फिगर नहीं था तो सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा यहाँ पे? अब जैसे मैं इधर मास ऐड करते जाऊँ, मतलब जैसे मैंने ये यहाँ पे लाया तो और मास ऐड हो गया बेटा, सिस्टम में मास ऐड हो गया, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा जिधर ऐड हुआ उधर शिफ्ट करेगा। तो यहाँ से कितना शिफ्ट हो गया? ये 0.3r, क्योंकि यहाँ से 0.7r है तो यहाँ से कितना होगा? 0.3r। खत्म। तो थोड़ा सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट हो गया बेटा इस दिशा में। आप ऐसे भी इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। या फिर थोड़ा सोच के देखो कि अगर ये भी स्फीयर उतने ही रेडियस का होता, आर रेडियस का अगर होता, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता बेटा? यही सेंटर में होता है एग्जैक्टली। तो ये छोटा छोटा हो गया तो मास का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इसका ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया, तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो गया। ऐसा भी आप विजुअलाइज कर सकते हो। तो काफ़ी डायमेंशन है इस चीज़ को समझने के लिए। अब जिसके नज़र में जो ठीक बैठा है वो उस नज़रिए से दुनिया को देखे। दैट्स इट, सिंपल। दुनिया को देखे मतलब कॉन्सेप्ट्स को देखे। क्लियर है? तो ये तो हो गया बेटा, हमने यहाँ पे कहीं भी छेद, सब्ट्रैक्ट, मास सब्ट्रैक्ट वट्रैक्ट नहीं किया। अभी हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मासेस वाला भी पढ़ेंगे कि अगर हमने कि होल बना दिया तो सेंटर ऑफ मास कैसे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ये भी बहुत इजी वाला एग्जाम्पल है, मस्त भाई के बढ़िया। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा सीन, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि देखो, अरे यार सर्कल नहीं बनाना परफेक्ट, सर्कल का ही मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक ठाक बन गया, इसमें अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया अपना एक डिस्क ले लिया अपन ने। क्या ले लिया? डिस्क। अब ये डिस्क का यूनिफॉर्म डिस्क है, तो डिस्क का मास कितना होगा बताइए? डिस्क का मास होगा m और रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा r। मास m और रेडियस कितना है? r। क्लियर है सीन यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे अपन बना देंगे ऐसा डॉट 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 डॉट। बताइए कहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ मास? सब लोग बोलेंगे सर ये जो सेंटर है ये थोड़ा सीधा नहीं बना। ठीक है, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा इसका सेंटर ऑफ मास। दिस विल बी योर सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे रहेगा इसका फिलहाल सेंटर ऑफ मास। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर मैंने इस डिस्क में यहाँ पे एक ऐसा छेद कर दिया, एक मतलब हॉलो एक ऐसा छेद कर दिया, इसमें हॉलो छेद कर दिया। ठीक है, तो अब मेरा सवाल यह है कि ये तो अभी छेद कर दिया, तो जो सिस्टम में अभी बचा है मास वो सिर्फ इतने पार्ट में ही बचा है। सिस्टम में अगर कहीं मास बचा है तो इतने पार्ट में ही बचा है, बराबर है। तो इतने पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? समझ में आ गया? जब ये छेद नहीं था तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था। जैसे ये छेद कर दिया, ये इतना पार्ट ऐसा ऐसा करके इसको निकाल दिया, खत्म डिस्क में का, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लगता है? क्या लगता है आपको कहाँ शिफ्ट करेगा? पहला सवाल तो है कि शिफ्ट कहाँ करेगा, इधर जाएगा क्या? नहीं सर, अभी मास थोड़ा इधर कांस्टेंट हो गया, तो ओरिजिन से मान लो अगर ये जो है ये ओरिजिन, इसी को मैंने रेफरेंस पकड़ा था, ये जो ओरिजिन है ओ कॉमा ओ, इसको ही मैंने रेफरेंस पकड़ा था। तो अभी सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट करेगा बेटा? थोड़ा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। खत्म। क्लियर है? थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा।
सवाल यह है कि कहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कार्यक्रम वही रहेगा। अब जैसे मान लो कि जब ये पूरा डिस्क था तो पूरे डिस्क का एरिया कितना था बेटा, पाई आर स्क्वायर, तो उसका मास कितना था m। अब जो मैंने यहाँ पे ये इतना हॉलो किया है, इसका मास पहले हमको निकालना पड़ेगा, इसका मास निकालना पड़ेगा। तो देखो इसका रेडियस मैं आपको दे देता हूँ, इसका रेडियस है r/2, वो तो ऐसे भी दिख रहा है सर, देने की जरूरत भी नहीं थी, है ना। इसका रेडियस मतलब इसका डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा r/2। तो r/2 मतलब एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4 पाई r/2 का स्क्वायर। तो इसका मास ले लेंगे अपन x। कैसे निकालेंगे इसका मास, देखो अगर आप इसको इक्वेट करो तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएंगे बेटा आपकी m/4। इसका अर्थ क्या है कि पूरे डिस्क का मास कितना है, ये पूरे डिस्क का मास है m, और ये जो आपने छेद किया यहाँ पे इसका मास हो जाएगा बेटा आपका m/4। कितना हो जाएगा, m/4 इज द मास। नेक्स्ट, ये जो डिस्क है पूरा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, ये वाला कोऑर्डिनेट है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0, और ये जो छेद आपने बनाया है इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x कोऑर्डिनेट है इसका कितना r/2, और y कोऑर्डिनेट कितना है बेटा इसका 0, खत्म। x कोऑर्डिनेट r/2 और y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा इसका 0, खत्म। अब चलिए एक्स सिस्टम का पूरे सेंटर ऑफ मास का, अब देखो अगर आप गौर से देखो तो अगेन ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, लेकिन तभी भी अपन निकालेंगे। सो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी क्या हो जाएगा, m1y1 प्लस लिखेंगे m2y2 होल अपॉन यहाँ पे लिख देंगे बेटा m1 प्लस m2। सो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, बड़े को पकड़ लेंगे m1 पकड़ लेंगे बड़े को, छोटे को पकड़ लेंगे m2। अब यहाँ पे प्लस नहीं लिखना है, पता है जो मास आपने यहाँ पे सबट्रैक्ट किया है उसको आप क्या लिख दो बेटा यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे भी क्या लिख दो माइनस, क्योंकि एक्चुअल मास आपका m1 माइनस m2 मतलब ये इतना है एक्चुअल मास। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन पूरा का मास कितना है बेटा m है, इसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा 0, माइनस m2 क्या रहेगा आपका देखो m/4, y कोऑर्डिनेट उसका भी क्या है 0, अपॉन यहाँ पे लिखेंगे m माइनस m/4 मतलब 3m/4। तो फाइनल आंसर विल बी 0, दैट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0। व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट वुड बी m1x1 माइनस लिखेंगे यहाँ पे m2x2 होल अपॉन क्या कर देंगे बेटा यहाँ पे m1 माइनस m2। तो चलिए m1 क्या है हमारा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी, m1 क्या है बेटा हमारा m, x कोऑर्डिनेट देखो इसका क्या है, ये पूरे का x कोऑर्डिनेट क्या था वही था बेटा, तो लिख देंगे 0, माइनस m2 क्या है हमारा m/4, m/4 है ये m2 हमारा m/4 है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा देखो r/2 होल अपॉन m माइनस m/4। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0 माइनस mr/8 अपॉन 3m/4, 3m/4। तो m से m कैंसिल, आंसर आ जाएगा माइनस r/8 इंटू 4/3, 4 1 ज़र 4 2 ज़र। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी r माइनस r/6, माइनस r/6। दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास जो है आपका वो यहाँ से कितना पीछे शिफ्ट होगा बेटा यहाँ पे माइनस r/6, कॉमा 0, y कोऑर्डिनेट 0, खत्म, दैट्स इट। इसी तरह से कर सकते हैं आप, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं। एक एडिशन वाला ले लिया मैंने, मतलब मासेस का एडिशन, और एक किसका ले लिया, सबट्रैक्शन वाला ले लिया। अब अगर आप देखो ओरिजिन इसको कंसिडर करो, देखो मैं इसको और एक तरीके से करके बताता हूँ आपको कि यहाँ से ये पूरा कितना बेटा r, यहाँ से सेंटर ऑफ मास कहाँ पे r/6 पे, तो अगर मैं ओरिजिन इसको पकड़ूँ तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा 5/6 r, 0। चलो मैं इसको करके बताता हूँ आपको। अब y तो 0 ही बनेगा, उसमें अपने को इंटरेस्ट नहीं है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, अब जितने भी सेंटर ऑफ मासेस के कोऑर्डिनेट्स है वो हम कहाँ से गिनेंगे, क्योंकि हमने इसको ओरिजिन पकड़ा है, तभी भी सेंटर ऑफ मास यहीं पे बनेगा, बस कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्योंकि अपने ओरिजिन चेंज किया है, लेकिन बनेगा वहीं पे। तो देखो m1 कितना आपका m है, व्हाट इज x कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा हमारा r, प्लस नहीं करेंगे माइनस क्योंकि आपने इसको सबट्रैक्ट किया है, माइनस m2 क्या है बेटा हमारा m/4, और कोऑर्डिनेट क्या है बेटा इसका देखो ये r प्लस r/2, मतलब ये हो जाएगा हमारा 3r/2 होल अपॉन m माइनस m/4। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा बेटा मेरा mr माइनस 3mr/8 अपॉन 3m/4। तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 5mr/8 अपॉन 3m/4। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा बेटा 5mr/8 इंटू 4/3m, 4 1 ज़र 4 2 ज़र, m से m कैंसिल। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा बेटा यहाँ पे 5r/6, दैट्स इट। आ गया भाई, यहाँ से r/6 पीछे है, तो अगर आपने
ओरिजिन इसको ना पकड़ते हुए रेफरेंस इसको ना पकड़ते हुए रेफरेंस इसको पकड़ा, ओरिजिन यहाँ पे पकड़ा, तो कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ मास वहीं पे बनेगा, बस कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा उसका, जो यहाँ से -r/6 मतलब पीछे था r/6, वो यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा 5r/6 पे आ जाएगा, दैट्स इट, खत्म। तो यहाँ से वही पता चल जाता है कि ओरिजिन शिफ्ट करने से आपका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन शिफ्ट नहीं हो जाता, उसके कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो जाते हैं। ये लाइन तो हमने आई गेस पहले या दूसरे वीडियो में ही एक एग्जाम्पल लेके प्रूफ करवा दिया था, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो जो सब्ट्रैक्टेड सिस्टम है उसका। क्लियर है? ऐसे अनगिनत एग्जांपल्स आप ले सकते हो अपने मन से भी, ये ज़्यादातर आते नहीं हैं, लेकिन ये एज अ न्यूमेरिकल आपको कभी नहीं आएंगे जेडब्ल्यू में, है ना। ये एक न्यूमेरिकल में एक आधा पार्ट करके कि भाई इसका आपको सहायता लेना पड़ सकता है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, इस लिहाज से आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, नोट्स निकालते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर स्लो क्यों ना हो लेकिन आगे बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले इस वीडियो में, तब तक बाय।